हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। इस सेशन में हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, एटम्स के शेप, मास और उसके वैलेंसी की, मॉलिक्यूलर मास और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल दैट इज रेडिकल्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आइए कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल और टर्म्स को हम समझ लेते हैं कि किसी भी मैटर को मेजर करने के लिए वो कौन से प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, लाइक व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थियरी। जो डाल्टन है ये साइंटिस्ट का नाम है, उनकी एटॉमिक थियरी क्या थी, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, और तो और व्हाट आर द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ सॉल्ट, स्लैग्ड लाइम, वाटर, लाइम एंड लाइमस्टोन। तो आइए एक एक करके हम इन्हें जानते हैं। ओके स्टूडेंट, एटोमॉस is a Greek word which means is a individual. एटम एक एटोमॉस नाम से ओरिजिन हुआ है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है इंडिविजुअल्स। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ दिस एटम, यानी हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर पाए जाते हैं, फिर वो चाहे प्योर फॉर्म में हो, इम्प्योर हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, सॉलिड हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, किसी भी तरीके का मैटर हो बेटा, वो इन्हीं एटम से बना हुआ है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मैटर, जो कि सारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, उसी तरीके से सारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम्स। यानी इस यूनिवर्स में छोटे से छोटा एटम, हमारे छोटे से छोटा मैटर भी इन छोटे छोटे एटम्स, पार्टिकल से ही बने हुए हैं। जैसे कि जॉन डाल्टन, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवरी की कि हर मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। एटम्स आर हार्ड, सॉलिड एंड स्फीयर इन शेप। All matter is made up of tiny particle called atom. सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसका नाम है एटम, जिसे हम कहते हैं एटम। तो एटॉमिक थियरी डाल्टन की क्या थी, इससे आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन और गैदर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटे छोटे जो एटम्स हैं आपस में मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक अ वॉल इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स, छोटे छोटे ईंटों की मदद से एक वॉल बनती है, उसी तरीके से छोटे छोटे एटम्स की मदद से एक एलिमेंट, या हम कह सकते हैं कंपाउंड, तैयार होता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि एक केला है, बनाना है, ठीक है। अगर आपने इस केले का छोटा सा टुकड़ा खाया तो उसका टेस्ट कैसे होगा? उसका भी टेस्ट इस होल बनाना की तरह ही होगा। चाहे आप एक पूरा बनाना खाइए, चाहे उस बनाने का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना खाइए। कहने का मतलब है प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। उसी तरीके से वाटरमेलन के आप छोटे से पीस का शायद टेस्ट लीजिए या स्वाद लीजिए, और पूरे वाटरमेलन का आप स्वाद लीजिए, आपको उसका टेस्ट, उसकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। सो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, चाहे मैटर कोई भी हो, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, उनके अंदर की जो एटम्स हैं वो सेम रहेंगे। जैसे बनाना का जो सारा टेस्ट है, छोटे से छोटे बनाना का टेस्ट, टुकड़े का टेस्ट भी उस बनाना की तरह ही लगेगा। उसी तरीके से हर सिल्वर का हर एक मैटर जो है वो छोटे छोटे सेम एटम से बनता है, जिसे हम लाइक एटम कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन कैसा होगा? ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, यानी एक एलिमेंट के सारे एटम अलाइक होंगे।
एक एलिमेंट के सारे एटम अलाइक होंगे, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ एनी अदर एलिमेंट, बट एक दूसरे एलिमेंट के एटम आपस में अलग होते हैं। अब सिल्वर के पास उसका खुद का एटम होगा जिससे वो बना है, और गोल्ड के पास उसका खुद का एटम होगा जिससे कि वो बना है। तो मान लीजिए सिल्वर जो है, मैं ग्रीन ग्रीन ये मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, यानी नॉट मॉलिक्यूल, एटम बना रहा हूँ। तो जो गोल्ड है वो ग्रीन कलर के एटम से बना है एक एग्जांपल के तौर पे, और जो सिल्वर है वो रेड एटम से बना हुआ है। दोनों ही एटम यहाँ अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट अलग हैं। तो ये तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी डाल्टन की। पहले डाल्टन ने क्या बताया कि हर एलिमेंट एक एटम से बना है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम, और सारा एलिमेंट अपने पास अलग अलग एटम, सारा एलिमेंट अपने पास अलग अलग एटम कैरी करता है। नेक्स्ट, ये तीसरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए यहाँ पर ये स्कूल में कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं और किसी चाय की टपरी पर या टी स्टॉल पर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं। क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? तो मतलब एक फिक्स नंबर में नहीं होते ना बेटा, स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स नहीं होते हैं। आज है, कल आज एब्सेंट है, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो एक फिक्स नंबर नहीं होता है। सेम टी स्टॉल पे कभी ज़्यादा आते हैं लोग, कभी कम आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक क्रिकेट टीम की, आपको जब भी एक मैच खेलना होगा वो मैच आपको 11 प्लेयर लेकर ही खेलने होंगे। यानी कहने का मतलब है कि फिक्स नंबर ऑफ प्लेयर उसमें होंगे। सो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डाल्टन ने क्या डिस्कवर किया? ठीक उसी तरीके से कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन था कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स प्रपोर्शन। यानी कि कंपाउंड जब फॉर्म होगा जब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होंगे एक फिक्स प्रपोर्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और ये जो है ग्रीन में ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये हो गया आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चा? वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। वो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आप यहाँ देख सकते हैं, वो आपस में कंबाइन करके एक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होंगे, तब जाके एक वाटर मॉलिक्यूल तैयार होता है। और ये फिक्स प्रपोर्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि कभी 3 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा। ध्यान रखना है आपको, ऐसा कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, फिक्स प्रपोर्शन में होगा। हर बार हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आएगा, तब जाकर आपका वाटर मॉलिक्यूल और वाटर कंपाउंड तैयार होता है। ये आपको याद रखना है। ये भी हमें किसने बताया? डाल्टन ने। सो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स प्रपोर्शन। दो अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में एक फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं, तब जाकर कंपाउंड फॉर्म होता है। अब आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो डाल्टन ने अपने थियरी में बताई थी। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ रॉ मटेरियल दूं, जैसे कि मैंने ब्रिक्स दे दिया, सीमेंट दे दिया, मार्बल दे दिया, ग्रेनाइट दे दिया, तो एक अच्छा जो लेबर होगा, एक अच्छा इंजीनियर क्या करेगा? वो इन्हीं सारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके क्या बनाता है? पिरामिड बना देगा, ताजमहल बना देगा, दिल्ली का रेड फोर्ट तैयार कर देगा, बड़े बड़े एक स्टैचूज़ बना देगा। तो कहने का क्या मतलब है? ये चारों जो अलग अलग कंटेंट फॉर्म हुए हैं, ये बने तो बेटा एक ही बेसिक चीज़ से हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट। इन्हीं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हमने 4 अलग अलग आइडेंटिकल चीज़ें बनाई हैं, लेकिन चारों का जो आधार है, चारों का जो बेस है बेटा, वो सेम है। वही मार्बल है, वही सीमेंट है ना? ताजमहल में भी लगा हुआ वही सीमेंट है, वही मार्बल है।
पिरामिड में भी वही कॉन्क्रीट सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, रेड फोर्ट में भी उसी कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब है कि बेसिक जो एटम है वो सारे कंपाउंड के सेम होते हैं, सारा कंपाउंड इसी छोटे छोटे एटम से बनता है। तो इससे आपको क्या समझ में एक बात आई, आपको क्या समझ में आ रही है बेटा यहाँ पर बात कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नॉट अ चेंज, यानी जो भी छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलकर आए हैं केमिकल रिएक्ट होते हैं। तो कभी भी याद रखना बेटा, केमिकल रिएक्शन से एटम का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है लेकिन एटम कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस छोटे छोटे एटम से आप क्या कर सकते हो, उसको रीअरेंज कर सकते हो। उसको ऐसा अरेंज करोगे कि ताजमहल बन जाएगा, उसको ऐसे रीअरेंज करोगे कि दिल्ली रेड फोर्ट तैयार हो जाएगा। तो कंपाउंड अलग अलग तैयार हो सकता है बट रॉ मटेरियल आपका चेंज हुआ क्या? द आंसर इज नो, रॉ मटेरियल नहीं चेंज हुआ। ठीक उसी तरीके से एटम चेंज नहीं होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल अलग ढंग से हो जाएगा लेकिन रॉ मटेरियल नहीं चेंज होगा। तो ये प्रॉपर्टी सारी हमें डाल्टन के थियरी से पता चलती है। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसका ज़रा मुझे आंसर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन व्हाट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो डाल्टन के अनुसार केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, एटम इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ये आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसे चैट करके आंसर कीजिएगा। ये एक मैंने छोटा सा होमवर्क आपको यहाँ दिया है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखिए व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सॉल्ट। एक टेबल सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है? तो आप जानते ही हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड एक टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। स्लैग लाइम का फार्मूला क्या हो सकता है? वाटर का आप जानते ही हैं H2O है। लाइम और स्लैग लाइम का एक ही फार्मूला है, दैट इज CaOH2। लाइमस्टोन का क्या है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लिख लीजिएगा ये। चलिए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ। इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न दैट द कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखो आंसर मिल गया, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन के मिलने से कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे मैंने बताया आपका एलिमेंट एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट से, और ये आपस में बनाते हैं H2O जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो डाल्टन एटॉमिक थियरी इज दैट द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड कैसे बनता है डाल्टन की थियरी के हिसाब से? जॉइनिंग ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के मिलने से कंपाउंड फॉर्म होता है। ये डाल्टन की थियरी से हमें पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। देखो क्या कहता है, कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज, किसी भी सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिशन चेंज होता है बेटा, ना कि केमिकल, उसमें केमिकल चेंजेस के दौरान उसके अंदर उसके कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएंगे लेकिन आपका एलिमेंट या उसका एटम चेंज नहीं होगा। द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इज द रिगार्ड वेयर परफॉर्म द साइंटिस्ट इन 18-19 सेंचुरी। ये उस समय एक्सपेरिमेंट करके इसे सिद्ध किया गया था कि किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। Then they measure accurately the substance use and form. The scientist Dalton Thomas Rutherford, ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आगे चल के स्टडी किया एटम के ऊपर और डिस्कवर किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को।
Scientists could write the molecular formula of various compound on the basis of Dalton atomic theory. उन्होंने हर किसी केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दैट इज CO2, वाटर का H2O, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। तो ऐसे हर केमिकल कंपाउंड का उनका अपना केमिकल फार्मूला है। ये डाल्टन की थियरी को आधार मानकर सारे केमिकल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे गए, जिसे आगे चल के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम दिया गया। जैसे यहां पर आप देखिए, द केमिकल कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है CaCl2, सोडियम सल्फेट का है Na2SlSO4 और कैल्शियम ऑक्साइड का है CaO, वाटर का है H2O। तो सारे ये केमिकल फार्मूलाज है। यहाँ पर एक आपको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि जो डाल्टन है जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया था वो दो आधार पे बनाया था। उसके दो आधार थे। पहला आधार था उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आइए इसे एक एक करके हम समझते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको शेयर करता हूं, आप हो सकता है उससे कुछ अच्छे से जान जाएं। ओके स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लेते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये केमिकल कंपाउंड लगेंगे और एक कोनिकल फ्लास्क लगेगा, उसके साथ लगेगा एक कॉर्क और उसके साथ हम एक यूज़ करेंगे टेस्ट ट्यूब और वेइंग बैलेंस। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जिसकी हमें ज़रूरत होगी। तो हम सबसे पहले एक सिलेंडर में मेजर करेंगे 5 ml सोडियम सल्फेट और इस सोडियम सल्फेट को हम कोनिकल फ्लास्क में पोर कर देंगे। दूसरे सिलेंड्रिकल मेजरमेंट लेंगे 5 ml बेरियम क्लोराइड और इसे भी हम उस कोनिकल फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसे कोनिकल फ्लास्क में धागे की मदद से, थ्रेड की हेल्प से उसको अंदर रख देंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों आपस में मिक्स ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर ऊपर से कॉर्क लगा देंगे और फिर इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जहाँ पर सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, इसका वेट करेंगे और रीडिंग नोट करेंगे। ये 150.2137 ग्राम इसका वेइंग आ गया, जो कि अब तक दोनों कंपाउंड आपस में मिक्स नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब अगेन हम देखेंगे कि कोनिकल फ्लास्क के बेस में वाइट PPT प्रेसिपिटेट एक ऐसे केमिकल सल्फेट, बेरियम सल्फेट कंपाउंड प्रेजेंट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड नाम का लिक्विड फॉर्म वहाँ हो जाता है। कुछ देर के लिए हम इसे रख देते हैं, जिससे कि जो बेरियम क्लोराइड है वो वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा और हमें वो दिख जाएगा। और फिर हम वेइंग करेंगे तो हमें पता चलता है कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो दोनों ही कंडीशन में सेम है। ओके स्टूडेंट, जो एक्टिविटी मैंने भी आपको वीडियो के हेल्प से दिखाई है वही चीज़ यहाँ पर भी दिया है। वहाँ पर हमने बेरियम क्लोराइड लिया था BaCl2, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड लिया गया है और उसको और कोनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड की जगह कैल्शियम क्लोराइड है और टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट नाम का कंपाउंड लिया है। उनका वेइंग किया, वजन किया तो 300.23 ग्राम उनका वेइंग मिलता है, जब तक दोनों मिक्स नहीं है। उसके बाद हम दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम देखते हैं कि जो बेरियम है बेटा, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, नॉट बेरियम, यहाँ कैल्शियम है तो हम कैल्शियम पे बात करेंगे। तो कैल्शियम क्या करेगा, ये जो Ca है कैल्शियम, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट नाम का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और इस कोनिकल फ्लास्क में बेस में वो सेटल डाउन हो जाता है और जो सॉल्यूशन यहाँ मिलता है वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। यानी यहाँ से आपका आ गया सोडियम और यहाँ का आ गया क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म हो गया और वाइट प्रेसिपिटेट आपका कैल्शियम सल्फेट वहाँ पर हमें ऑब्जर्व होता है। तो हुआ क्या बेटा, केमिकल
कंपोजिशन इनके चेंज हो गए, बट इनका जो मास है, मास दोनों ही कंडीशन में सेम है। मास यानी कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इट्स कॉल्ड मास। पढ़ाई होगा आपने, किसी भी मैटर में प्रेजेंट उसका जो एटम है वो उसका मास कहलाता है। तो उसी तरीके से आप दोनों कंडीशन में देखो, मास चेंज हुआ नहीं, मास दोनों ही कंडीशन में सेम है, लेकिन कंपाउंड चेंज हो गया, यानी कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ और एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बताया था, एटम नहीं चेंज होगा, ना ही उसका मास चेंज होगा, चेंज हो जाता है तो नया नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसा उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस एक्टिविटी के आधार पर हमें पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया कि किसी भी मैटर का जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इन द अबव एक्टिविटी, मास ऑफ ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ मैटर न्यूली फॉर्म्ड, रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज आर इक्वल। केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन के बावजूद जो ओरिजिनल मैटर था उसका मास और जो न्यूली फॉर्म्ड हुआ मैटर उसका मास, बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल। कौन इक्वल हो गया? ओरिजिनल मैटर का मास और न्यूली फॉर्म्ड मैटर, दोनों का मास क्या था? आपस में इक्वल था, इवन आफ्टर केमिकल रिएक्शन। In 1785, the French scientist Antoine Lavoisier inferred from his research that there is no rise or drop in weight। मतलब उसके वेट में न तो राइज हुआ बढ़ा और न ही कोई वेट उसका ड्रॉप हुआ, यानी कि कम, रिमेन सेम। In the chemical reaction, the total weight of reactant is same as the total weight of product। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट को क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो ये H2 है जो कि रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से और कंपाउंड फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो कभी भी याद रखना, रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट कहलाता है, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट होगा और फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और राइट हैंड साइड वाला जो है बेटा वो हमेशा कहलाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको समझ में आया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पर जैसा सोडियम क्लोराइड था वो रिएक्टेंट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये आपस में रिएक्ट होके जो प्रोडक्ट उन्होंने फॉर्म किया CaSO4, जो प्रोडक्ट उन्होंने फॉर्म किया CaSO4, उनका जो मास है, टोटल वेट है, दोनों का सेम है। रिएक्टेंट का भी सेम है और उनके द्वारा फॉर्म किए गए प्रोडक्ट का भी मॉलिक्यूलर जो मास है वो दोनों ही कंडीशन में सेम है, रिएक्टेंट का भी और उनके प्रोडक्ट का भी। तो जिसको नाम दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है, जहाँ पे मास किसी भी कंडीशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होते। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब ये कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है? अब जैसा कि मैंने डाल्टन थियरी में मैंने बता दिया था, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये प्रपोर्शन है। दोनों इसी प्रपोर्शन में वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा और वाटर फॉर्म कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उनका प्रपोर्शन हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है क्या। इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट J.L. Proust stated the law of constant proportion as the proportion of weight of constituent element in the various sample of compound is fixed। उन्होंने देखा कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड है जहाँ पर उनका जो वेट है वो फिक्स है,
उस मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है, किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट, जैसे वाटर कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड के एलिमेंट बोलो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये फिक्स है ना, इसी की उन्होंने डिस्कवरी की। तो यहाँ पर जैसे आपको बोलता है, इन्होंने रेशियो बताया कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो 1:8 का है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा 9 ग्राम ऑफ वाटर में। मैं इसे आपको अच्छे से लिख के समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट, मान लो कि मैंने वाटर लिया है 9 ग्राम, ठीक है, मैंने 9 ग्राम वाटर लिया है और मुझे पता है कि इसका जो रेशियो है वो 1:8 के फॉर्म में होगा, जिसमें 1 कितना कौन होगा, हाइड्रोजन का 1 रेशियो रहेगा, और जो आपका ऑक्सीजन है उसका 8 रेशियो होगा। अब 9 ग्राम में से 1 ग्राम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 8 ग्राम हो जाएगा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम प्लस 8 ग्राम कितना हो रहा है बेटा, 9 ग्राम हो गया ना। तो ये इनका 1:8 का कांस्टेंट रेशियो, फिक्स रेशियो है। अच्छा, अब अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लो मुझे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 18 ग्राम का 18 ग्राम ऑफ वाटर मैंने ले लिया है। 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा और कितना ऑक्सीजन होगा, तो आपको रेशियो पता है। रेशियो क्या है इसका, 1:8 का रेशियो है। तो 1 ग्राम है कौन, हाइड्रोजन, 8 ग्राम है कौन, आपका ऑक्सीजन। तो हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर आपको पूछ दिया तो कि 18 ग्राम में वाटर कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, 1 और 8 को ऐड कर दो, कितना होता है टोटल 9। अब आप क्या करो, इस 18 ग्राम को 9 से डिवाइड करके पहले एक रेशियो का ग्राम पता कर लो। तो 9 2 ज़ा 18, तो रेशियो कितना आया 2 ग्राम, यानी कि एक रेशियो इज इक्वल टू 2 ग्राम। अब आपको हाइड्रोजन का रेशियो पता है कितना है, बताओ हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, हाइड्रोजन का रेशियो है 1, तो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 1 ज़ा कितना हो गया 2। तो यह आंसर किसका आया, हाइड्रोजन, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। अब ऑक्सीजन का निकालना है, तो क्या करोगे, ठीक उसी तरीके से मैं इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 16 ग्राम कौन हो गया, ये हो गया आपका O2, नॉट O2, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो ये इस तरीके से आप ये वेरीफाई कर सकते हो किसी भी किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल का या वाटर के ग्राम का। आपको ग्राम एग्जाम में चेंज कर देगा, 20 ग्राम कर देगा, 25 ग्राम कर देगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का ग्राम, वाटर के कंपाउंड का कितना ग्राम हाइड्रोजन है और कितने ग्राम ऑक्सीजन है ये पता कर सकते हो। चलो मान लो अब मैंने एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम आया कि 45 ग्राम में कितना हाइड्रोजन होगा और कितना ऑक्सीजन होगा, ये आप कैसे मुझे बताओगे। रेशियो पता है आपको, रेशियो 1:8 का है। तो मैंने क्या कहा था आपको, आप पहले इसको ये पूरे रेशियो का टोटल ले लो और इससे इस ग्राम को डिवाइड कर दो, जिससे कि एक का रेशियो आपको पता चल जाएगा। सो 8 + 1 कितना होता है 9, 9 को 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 5 ज़ा 45। तो आपको क्या पता चल गया कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है जो आपने लिया है 45 ग्राम, इसमें एक रेशियो इज इक्वल टू 5 ग्राम, 1 रेशियो 5 ग्राम के से इक्वल होता है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का रेशियो 8 है। तो अब इस 5 ग्राम को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 5 8 × 5, सो 1 5 ज़ा 5, 8 5 ज़ा 40,
और 5 + 40 करोगे तो आंसर आपको आएगा 45। तो ये 45 ग्राम का रेशियो आपने निकाल लिया। यानी 45 ग्राम ऑफ वाटर में 5 ग्राम होगा आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन और 40 ग्राम होगा आपका ऑक्सीजन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। बल्कि एक दूसरा कंपाउंड ले लेता हूँ। चलो अब मैंने मानो कि ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कि ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, आपको पता लगाना है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इसका रेशियो पता होना चाहिए। तो मैं आपको रेशियो बताता हूँ। यहाँ पर 3:8 का रेशियो होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 3 है, आप नॉट 3 एटॉमिक नंबर से नहीं, कार्बन का और ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो 3:8 का है, इतना आप जान लो। तो अब आपको निकालना है कि कार्बन का एक्चुअल कितनी क्वांटिटी में होगा। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना ग्राम होगा, ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे आप बताओगे? मैंने आपको अभी क्या कहा था, पहले इन रेशियो को टोटल कर लो। सो 3 + 8 कितना होता है? 3 + 8 होता है आपका 11। तो आप क्या करोगे, इस 44 को 11 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? 4 ग्राम। तो क्या हो गया, अभी आपको इस 4 ग्राम को ले जाकर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार 3 से कर दो और एक बार 8 से कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। तो 3 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और 8 में मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। सो 3 4 जा, आंसर आएगा 12 ग्राम और 8 4 जा 32। तो आपको पता चल गया कार्बन इसमें 12 ग्राम होगा। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन विल बी प्रेजेंट एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट। तो ये तो बहुत आसान है। एग्ज़ाम में बेटा आपको नंबर बदल दिया जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम में आपको जैसे CO2 जो है वो आपको बोल देगा कि चलो बताओ कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा। करना कुछ नहीं है, 3:8 का रेशियो ले लेना कार्बन और ऑक्सीजन के लिए और 22 को 11 से डिवाइड कर देना, आंसर आपको 2 ग्राम आएगा। और जो भी आंसर आएगा उससे इंडिविजुअल रेशियो को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 6 और 16 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी कंपाउंड को के अंदर के प्रेजेंट कंपाउंड के एलिमेंट के क्वांटिटी को फाइंड करना। तो बेटा इसको इस टेबल में भी आपको यहाँ दिया हुआ है। ये टेबल मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे बेझिझक पूछिएगा। जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया ना बेटा वही है। देखो 1:8 यहाँ बता रहा है, उसके आधार पे आपको 6.4 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का बताना है। रेशियो आपको दिया रहेगा, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चा, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें और अपनी स्टडी को यूं ही करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।